जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों सभी तमाम साथियों का हर वीडियो के हर कमेंट सेक्शन में यही देखने को मिल रहा है कि सर हिंदी साहित्य का आदिकाल करा दीजिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल करा दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जहां लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था आज वहीं से हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत करते हैं। यानी हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे जहां तक करने वाले हैं वहां तक आप देख पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, एक वीडियो को लाइक के साथ में क्लास का आगाज शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या आया है कि सर आदिकालीन काव्य में कल्पना का बहुमूल्य तथा ऐतिहासिकता का अभाव है। अभाव का मतलब समझ सकते हो कि कमी है, एक तरीके से पूछ रहा है कि आदिकालीन काव्य में कल्पना का यानी एक तरीके का इसका कल्पना या इसकी बहुमूल्यता का क्या चीज है, अभाव है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है, यानी आपने अपने अपने विचार देने हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या ये सच में सही है, क्या सच में इसका अभाव है या नहीं है। तो आप इस चीज से कहां तक सहमत हो अपना आपने बताना होगा। तो चलिए हम आंसर से इस चीज को समझ पाएंगे कि कहना क्या चाहता है कि आदिकालीन साहित्य की चारण काव्य में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख किया है। ये बात तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा महाराजा होते थे और उन्हीं राजा महाराजाओं के क्या होते थे, कवि भी होते थे, अपने अपने कवि होते थे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो चंद्रवरदाई हो गए, अमीर खुसरो हो गए, ठीक है। सभी राजाओं के अपने अपने कवि होते थे और वो क्या करते थे, बायोग्राफी लिखते थे अपने ही राजा की, यानी राजा ने कौन से युद्ध किए, कौन से युद्ध में उन्होंने विजय हासिल की, क्या क्या किया था, मतलब बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में लिखना, उनको बायोग्राफी लिखना, एक तरीके से उन कवियों का यही काम होता था, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं यहां से कि आदिकालीन साहित्य के चारण काव्य में कवियों ने अपने आश्रयदाता, आश्रयदाता मतलब जो राजा के नीचे जिसके नीचे वो रह रहे थे वही तो उन्हें आश्रय देते थे, तो राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख करते थे। मतलब उन्होंने एक जीत ले ली, मान लो किसी युद्ध, छोटे से युद्ध में क्या है एक विजय भी हासिल कर ली ना, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर यानी मिर्च मसाला उसके अंदर डाल डालकर उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, हमारा राजा ये, उसने तीर मारा, बाण मारा, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना। और उन्हें दूसरे राजाओं से श्रेष्ठ सिद्ध करने का भी प्रयास किया जाता था। श्रेष्ठ समझ सकते हो कि यानी उनको कंपेयर करते थे अनदर दूसरे राजा के साथ में, और दूसरे राजा से अपने राजा यानी जिसके बारे में वो लिख रहे हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर बताते थे कि भैया वो राजा तो ऐसा है, हमारे वाला राजा ऐसा है, ठीक है। समझ सकते हो इस चीज को। आगे अगर हम बात करें, इसलिए तत्कालीन कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में कल्पना का खूब प्रयोग किया है। मतलब खुद से ही उन्होंने जोड़ जोड़ कर काफी चीजें लिखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब छोटी सी चीज थी उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिख देना, एक तरीके से कल्पना करना अपने माइंड से। और मान लो कोई कवि वहां पर है भी नहीं उस युद्ध के मैदान में, वो कौन सा राजा का एक एक तीर गिन रहा था, 20 ने इतने तीर मारे हैं, लेकिन अपनी कविताओं में क्या छापा जा रहा है, राजा ने 5वें तीर में ये कर दिया वो कर दिया। क्यों भाई, वो गिन रहा था क्या, वो कल्पना थी, एक तरीके से माइंड से कल्पना करें भैया इतने में उसने काम तमाम कर दिया होगा, 1 घंटे में युद्ध समाप्त, मतलब इतने तीर चलाए होंगे, ठीक है। यही चीज यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि कल्पना से ही ज्यादा किया गया है, इसलिए इस चीज में क्या अभाव देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे, तो कहता है कि उन्होंने क्या किया है कि खूब प्रयोग किया, कहीं कहीं तो उनका यह वर्णन वास्तविकता से भी बहुत दूर चला गया। वास्तविकता मतलब रियलिटी से उसका कोई नाता नहीं है, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत उससे दूर चला जाना, ठीक है। मतलब इतना उसके अंदर भैया मसाला डाल देना कि पूछो मत, भी सब्जी किसकी ये भी पता ना चले, बस एक मसाला का स्वाद आता रहे। समझ रहे हो ना कि कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को अद्भुत बनाने का प्रयास किया। यानी कोई छोटी सी भी चीज है ना, उसको एक तरीके से न्यूज चैनल वाले ले लो भैया, एक छोटा सा पॉइंट मिल जाता है ना, इतना बड़ा चढ़ा देते हैं कि बवाल मचा देते हैं। समझ रहे हो ना, बड़ा चढ़ाकर मतलब न्यूज की तरह था एक तरीके से। ये कवि भी अपने आप के अंदर क्या थे, यही तो थे, अपने राजा के बारे में इतना लिख देना जितना कि उसको खुद को ही नहीं पता कि भैया मेरे में इतनी वो है, मतलब मेरी इतनी है, मेरे अंदर है कि नहीं, वो खुद पढ़ता था ना, उसको भी लगता था सच सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। उन्होंने कल्पना के आधार पर साधारण से साधारण पटना को भी चमत्कार पूर्ण एवं असाधारण बना दिया था। यानी एक नॉर्मल चीज को भी उन्होंने इतनी कल्पना कर दी थी उसके अंदर, इतनी उसके अंदर मतलब डाल दिया था मिर्च मसाला कि वो उस असाधारण बना दिया, मतलब उसको वास्तविकता से दूर ले चले थे। अपने चरित्र नायकों के गुणों के प्रदर्शन हेतु भी इन्होंने कल्पना का आश्रय ग्रहण किया है। आश्रयदाताओं की वीरता और युद्ध कौशल में इन कवियों की चाटुकारिता विशेष रही है। यही कारण है कि इन कवियों ने तथ्यों की अपेक्षा कल्पना से काम किया है। तथ्य आप समझ सकते हो, मतलब सच्चाई।
कि जिस चीज़ का इन्हें पता भी नहीं था, जिस तथ्य के बारे में ये जानते भी नहीं थे, उन तथ्यों की जगह उन्होंने सच्चाई को छोड़ते हुए अपनी कल्पना से अपने राजा को बढ़ा चढ़ा कर बताना, यही बात बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। अतः हम कहने को तो ये रचनाएं ऐतिहासिक है, मतलब ऐतिहासिक मतलब पुरानी, बहुत पुरानी है भैया। ऐतिहासिक है क्योंकि इनमें इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, मतलब इतिहास में जो प्रसिद्ध रहे हैं राजा महाराजा, उनकी कहानियों को, उनकी बायोग्राफी को लिया गया है, ठीक है। परंतु इनमें तत्संबंधी तथ्यों का नितांत अभाव है, लेकिन फिर भी कहीं ना इनमें भी क्या भैया कमी पाई जाती है। समझ रहे हो, अभाव का मतलब फिर भी कमी पाई जाती है। और हमारे हिंदी साहित्य के महान कवि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय कवियों ने इतिहास नाम भर को लिया है। क्या कहा है कि इतिहास अगर बात करें, हजारी प्रसाद जी का मानना है कि अगर इतिहास की बात करें तो भैया एक छोटा सा पार्ट लिया इतिहास का, तो बाकी तो अपना ही डाला है, सब कुछ जो भी लिखा है ना अपना ही ले देकर जो भी है, मतलब सच्चाई को तो उन्होंने थोड़ा सा पार्ट लिया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें कहना चाहते हैं। शैली उनकी वही पुरानी रही, मतलब जो भी शैली समझ सकते हो, हम बात करें कोई भी हो सकती है, कोई तद्भव होगी, तत्सम होगी, अलग अलग शैलियाँ होती है, हिंदी की होगी, जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम और कल्पना की ओर विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। प्राय इन कवियों ने अतिशयोक्ति वर्णन प्रस्तुत किया है, यानी ये अतिशयोक्ति मतलब अलंकार का प्रयोग किया है, यहाँ पर बता रहा है। यानी द्विवेदी जी यहाँ पर ये चीजें बता रहे हैं भैया कि उस टाइम के कवियों ने क्या चीज ज्यादा यूज की थी, क्या चीज कम यूज की थी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें। पुनः इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं से संबंधित जो तिथियां और संवत लिखे हैं, तिथियां समझ सकते हो, यानी जो हमें डेट दी जाती है 1398, 1519, इस तरीके की डेट होती है, उन्हें तिथियां कहा जाता है, वे भी ऐतिहासिक से मेल नहीं खाते। कहने का मतलब भैया जो तिथि ली गई है ना, उनकी जो डेट ली गई है कि 1519 में ये हुआ था, 1600-1700 में ये हुआ था, भैया अगर सच्चाई की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको भी मैच कर कर देखें ना, तो भैया वो तिथियां भी क्या है, वो डेट आपकी जो है वो भी क्या है, वो भी इतिहास से मैच नहीं खाती है। तो भला हम इतिहास कैसे मान ले भैया, इतनी कल्पना कर दी गई उसमें कवियों द्वारा कि ये उनसे भी मैच नहीं खा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः निष्कर्ष, यानी अब इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ क्या निकल कर आता है जो अब तक हम पढ़ रहे थे। अतः निष्कर्ष निकलता है कि आदिकालीन काव्य में कल्पना का बहुमूल्य और ऐतिहासिकता का अभाव है। अभाव क्यों है, कमी क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कवि ने क्या है, डाटा तो कम लिया अपना वाला, यानी उसको अपने राजाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कल्पना ज्यादा उसके अंदर डाल दी, ठीक है। कल्पना मतलब अपने माइंड से जो जो आया ना उसके बारे में, तो वो ज्यादा। अब मान लो युद्ध के अंदर भैया पता नहीं कितने तीर चले, मैं अपनी कल्पना कर लूं कि भैया 1 घंटे तक युद्ध चला तो 10-12 तो तीर मारे होंगे राजा ने, मैं लिख दूं उसके बारे में, तो क्या वो सच्चाई है, क्या वो तथ्य है, क्या नहीं है ना। तो वो तो एक तरीके से जोड़कर कहा गया है, और जोड़कर कहा गया मतलब क्या है भैया, अभाव है उस चीज का। अपनी तरफ से तुम जो डाल रहे हो, मिक्स कर रहे हो हर एक चीज को, जिसका सच्चाई से, वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो वो तो एक गलत बात है ना। तो यही चीज हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, और यही हमारा क्वेश्चन था कि भैया इस चीज का अभाव पाया जाता है, यानी सच्चाई पूरी नहीं है इनके अंदर। इन रचनाओं का साहित्यिक महत्व तो है, किंतु इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, मतलब कमी है ऐसी, मतलब कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई तो है, थोड़ी बहुत है, ऐसी बात नहीं कि सारा क्वेश्चन ही मिलावट है, सारी चीजें मिलावट नहीं है भैया, कुछ एक सच है लेकिन सारा सच नहीं है। तो उम्मीद करूं मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीयता का अभाव। अब बात आती है भाई अभाव से रिलेटेड, यानी राष्ट्रीयता का क्या अभाव पाया जाता है इसके अंदर, उसकी क्या कमी पाई जाती है, सिद्ध कीजिए। तो CDLU 2014, 15, 16, 17 भैया बहुत बार पूछा गया है, और उम्मीद करेंगे इस बार भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन का खात्मा करते हैं मेरे प्यारे साथी। तो उत्तर के अंदर हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकालीन युग की परिस्थितियों के अध्ययन से पता चलता है, यानी लास्ट क्लास में हमने इनकी परिस्थितियां भी पढ़ी है, धार्मिक परिस्थितियां भी पढ़ी है, हर एक पढ़कर आए हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो इससे पहले वाली क्लासेज को आप देख सकते हो, ठीक है, वहां से थोड़ा और आपके लिए बेटर रहेगा। कि तत्कालीन भारत अनेक गेटे छोटे राज्यों में विभाजित था,
कहने का मतलब कि अगर तत्कालीन भारत की बात की जाए तो हमारा भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, ठीक है। अलग अलग मान लो अगर बात करें पहले के टाइम में भी क्या है कि इतना एरिया इस राजा का है, इतना एरिया इस राजा का, यहाँ का ये है, यहाँ का ये, मतलब हमारा एक संपूर्ण भारत जो है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, विभाजित हुआ था। ऐसा कोई राजा या सम्राट नहीं था जो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर सकता या संपूर्ण देश को एक शासन के अधीन कर सकता था। कहने का तात्पर्य क्या निकलता है मेरे प्यारे साथी कि कहते हैं कि ऐसा एक राजा नहीं था जो अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे देश का राजा कौन, नरेंद्र मोदी जी। तो वो पूरे संपूर्ण भारत को क्या अकेला नरेंद्र मोदी संभाल रहा है क्या? नहीं ना। अगर आज भी हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी अकेले हमारे संपूर्ण भारत को नहीं चला रहे हैं। ये सच्चाई है कि हमारे देश के राजा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर रहे। इसके लिए भी क्या भारत को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया है और इसके अंदर भी हम देख सकते हैं राज्यों में बंटे। राज्यों में हमारे क्या बने, राज्यपाल बन गए, राज्यपाल से भी नहीं बात बनी तो सीएम बना दिए गए और सीएम से भी बात ना बनी तो भैया ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचे, गांव में, और गांव में सरपंच तक पहुंचे। यहाँ से डाटा ऊपर जाता जाता कहाँ तक पहुंच जाता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचता है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो यही बात ये कहना चाहते हैं, जैसा आज का भारत हमारा है वैसे ही पुराने समय में क्या था कि ऐसा नहीं था कि एक राज्य के अधीन ही हमारा पूरा देश चलता था। नहीं, छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजा रहा करते थे, अलग अलग एरिया के राजा हुआ करते थे। यानी ऐसा कोई सम्राट या ऐसा कोई राजा नहीं था जो संपूर्ण भारत को ही चला सके, यानी पूरे भारत को। तो छोटे छोटे राज्यों के राजाओं के आश्रय में रहते हुए तत्कालीन बवियों ने यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, कवियों ने उन राज्यों को एक राष्ट्र समझकर उसकी प्रशंसा की है। कहने का मतलब क्या था, अब छोटे छोटे अलग अलग राज्य बन गए तो वहां का छोटे छोटे में क्या हुआ, राजा भी बन गए। उन राजाओं के नीचे उनके कवि भी होगी, तो उन कवियों ने उन छोटे छोटे राष्ट्र को क्या किया, बढ़ा चढ़ा कर लिखा, उनके बारे में बड़ा बड़ा लिखा भैया, ठीक है। अपितु इसलिए उस समय के रचित काव्य में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव था। इसलिए क्या है कि वहां की अगर बात करें, उस राष्ट्रीयता की बात करें तो उसमें कमी पाई जाती है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग उस समय संपूर्ण भारत के लिए नहीं अपितु प्रदेश या छोटे राज्य के लिए किया जाता था। कहने का मतलब आज अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता का मतलब हम क्या समझते हैं कि हमारे पूरे भारत देश की बात की जा रही है। लेकिन उस समय की, उस टाइम की बात की जाए तो वहां पर जो अलग अलग कवि थे ना, उन छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। तो अपने जो राज्य था, अपना छोटा राज्य नहीं, अलग मान लो छोटा छोटा एक मोहल्ला टाइप हो गया, जहां का राजा था, जो प्रदेश दिया गया, जिस राजा का शासन था, तो उस शासन, जिस राज्य जितना वो छोटा सा संपूर्ण भारत का एक टुकड़ा था ना, उसी टुकड़े को क्या कर दिया गया था भैया, उन्होंने क्या राष्ट्र नाम दे दिया था। और यही अभाव पाया जाता है। अगर आज की दृष्टि से हम देखें तो आज हम राष्ट्र किसको कहते हैं, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष को कहते हैं, और उस टाइम एक छोटे से प्रदेश को राष्ट्र नाम दे दिया गया था। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यही अभाव पाया जा रहा है मेरे प्यारे साथी। आगे क्या कहना चाहता है, तो कवियों द्वारा उसे राष्ट्र मानते हैं। जब राजाओं ने अपने 150 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था, यानी क्या है उस टाइम भैया राजाओं ने क्या है, जिसमें 100 मान लो, 150 मान लो, 200 मान लो, इतने गांव आ रहे हैं, किसी में 50 गांव आ रहे हैं, भैया उसी को क्या है राष्ट्र नाम दे दिया। क्या बात है भैया, हम तो पागल हैं जो आज इतने बड़े देश को राष्ट्र नाम दे रहे हैं। उन्होंने तो एक 15-15 मोहल्ले वाले को राष्ट्र नाम दे दिया था। तो कवियों द्वारा उसे राष्ट्र मानते सहज सी बात थी, यानी उनको नॉर्मल सी बात लगती थी भैया कि ये राष्ट्र है एक तरीके का। यह देशी विदेशी आक्रमणों और छल छंदमों का काल था। ऐसे समय में राष्ट्रीयता की बात सोचना या कल्पना करें परे की वस्तु थी। मतलब भैया इसकी कल्पना करना दूर की वस्तु थी। दूर की मतलब समझते हो ना, परे मतलब बहुत दूर जाना एक तरीके से। चारण कवियों में जिसका खाना उसी का मगाना। कहने का मतलब चारण कवियों द्वारा क्या मानना था, एक वो कहते हैं ना श्लोक हो जाता है, स्लोगन हो जाता है कि जिसका खाना उसी का गाना। ये बात क्यों कही गई है समझ सकते हो इसे, कि भैया जिस राजा का वो खाना खाते थे उसी के बारे में तो बड़ा गुणगान करेंगे ना। जिसके द्वारा हमारा घर चल रहा है, हमारी जीवन चल रहा है, हमारी भूख समाप्त हो रही है, भैया उस राजा के बारे में हम गुणगान करेंगे। दूसरे ये थोड़ी ना मैं यहाँ से खाना खा रहा हूँ तारीफ दूसरे की कर रहा हूँ। यानी ये कहता है कि भैया जिसका खाना
उसी के गाना कि जो खाना दे रहा हम तो उसका गुणगान कर देंगे की प्रवृत्ति थी। उस युग में ऐसे कवि भी जिन्होंने देशद्रोही, जैसे नाम में आ जाता है जयचंद, जयचंद ने क्या किया था भैया, देशद्रोही की बात। देशद्रोही कौन होता है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो ना, जो देश के प्रति हो, कि प्रशंसा में काव्य लिखे हैं। यानी जयचंद ने भी देशद्रोही के प्रति अपने काव्य का मतलब अपनी रचनाएं की है। देश प्रेम के लिए होता है, एक देशद्रोही मतलब देश के विरुद्ध करना एक तरीके से, ठीक है। फिर उन दिनों राष्ट्र शब्द का प्रयोग आज की तरह व्यापक अर्थ में नहीं होता था। एक राज्य के राज कवि को किसी दूसरे राज्य के पतन पर दुख नहीं होता था। कहने का मतलब क्या था कि मान लो एक मेरे पास कवि है, एक आपके पास कवि है, समझ रहे हो, तो भैया मैं क्या है, मैं तो युद्ध में विजय हो गया, आपका क्या हुआ, पतन हो गया, मतलब आप हार गए। तो मेरे वाले कवि को भैया आपका कोई दुख नहीं होगा कि आपका पतन हो गया, समझ रहे हो ना। आज तो हमारे अंदर देश प्रेम है भैया, समझ सकते हो कि आज अगर हमारे देश में कहीं भी किसी का कुछ होता है ना, तो हमें थोड़ा बहुत दुख होता है उसके बारे में कि देखो हमारे सैनिक मर गया। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता था, भैया मरा है तो उसका मरा, हमें क्या, उसके बारे में तो हम प्रशंसा लिखते थे। ये चीजें कहना चाहता है, ठीक है। अगर उस समय आज की तरह राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता, कहने का मतलब अगर आज की तरह उस समय भी ये चीजें होती ना, तो क्या होता, तो आज देश की स्थिति अलग ही होती। उस टाइम ये चीजें नहीं थी। आज हमारे राष्ट्रीयता में है, आज हमारे देश में कहीं भी एक छोटा सा इशू हो जाता है ना, मान लो कहीं बम विस्फोट हो जाता है, हमारे सैनिक मरते हैं, तो देखो वो सैनिक जो मरा है वो मेरा भाई नहीं लगता, मेरा बेटा नहीं लगता, लेकिन दुख फिर भी होता है मेरे को, देखो कि हमारे देश का सैनिक मर गया। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था भैया। अगर ऐसा कुछ उस टाइम होता ना, तो आज हमारे देश की स्थिति आज जो है ना, इससे भी बेहतर हो सकती थी। लेकिन उस टाइम क्या था, सब मतलबी थे, अपने अपने से मतलब रखना जानते थे, दूसरों से उन्हें कुछ नहीं लेना देना था। ये बातें कहना चाहता है। तो उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट टाइम बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो इस बार भी संभावना रहेगी। मैं ये नहीं कहता 100% आपके एग्जाम में आएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। और उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे साथी आप अच्छे से लिख कर आओगे और आते ही मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे कि गुरुजी हमने सारा लिख दिया था, आपने जैसा जैसा बताया हमने वैसा वैसा एग्जाम में लिख दिया था। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता पर प्रकाश डालिए। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासों के बारे में, जानेंगे उनके संक्षिप्त परिचय को देखेंगे, अथवा पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक घोषित करने वाले कारणों पर प्रकाश। यानी भैया उसको एक तरीके से पृथ्वीराज रासों को जो प्रमाणिकता मिली थी उसको कौन घोषित करता है, इस क्वेश्चन के अंदर इस पर चर्चा करेंगे। तो लास्ट टाइम 2014 में 2017 में CDLU यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे साथी बात करते हैं खात्मा इसका, यानी जानते हैं पृथ्वीराज रासों के बारे में। कहता है प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का मत है कि रासों में काफी प्रक्षिप्त अंश जुड़ गए हैं, जिससे उसका मूल रूप छिप गया है। यानी जो इसको प्रमाणिक मानते हैं ना, उन विद्वानों का क्या मत है, उनका क्या कहना है कि रासों में काफी प्रक्षिप्त ऐसे अंश है, यानी रासों से बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जिससे उसका मूल रूप, यानी जो उसका सच्चाई है ना, उसकी मतलब जो रूप है, जो सच्चाई रूप है, वास्तविकता है, वो क्या है, छिप चुकी है। यानी सच्चाई जो होनी चाहिए थी, जो दिखनी चाहिए थी, वो हमें देखने को नहीं मिलती। ये चीज कहना चाहता है कि रासों के लघु संस्करण से अधिक प्रक्षिप्त अंश नहीं है। वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि चंद कवि पृथ्वीराज का समकालीन था। यानी एक कवि का नाम यहाँ पर लिया गया है, कौन है, चंद कवि, ठीक है, जो क्या थे, एक पृथ्वीराज जो थे ना का समकालीन था, यानी उसके नीचे था एक तरीके से। समकालीन मतलब उसके नीचे काम करता था। उन्होंने रासों के मूल रूप को अप्राय माना है। क्या माना है, अप्राय मतलब उसको सही नहीं माना है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है। उनके अनुसार रासों की सभी घटनाओं में 90 वर्ष जोड़ देने से संवत ठीक हो जाता है। कहने का मतलब जो भी डेट फिक्स है ना, जो डेट दी गई है वो सही नहीं मानी गई। उसके बाद में मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी आए हैं, उन्होंने कहा भैया इसके अंदर अगर 90 वर्ष जोड़ देते हो ना, तो ये संभवतः ये डेट जो दी गई है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये बात कही गई है। जैसे ये बातें क्यों आती है, क्योंकि आपने सूरदास जी के बारे में जाना होगा, तुलसीदास जी के बारे में जाना होगा कि उनके जन्म डेट से लेकर हमें बहुत से मतभेद देखने को मिलते हैं विद्वानों के। तो कहीं पर हमें 57 वर्ष जोड़ने पड़ते हैं, उसके बाद वो डेट फिक्स सही हो जाती है। मतलब इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन
ऐसा करने पर भी रासो की तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी क्या निकल कर आता है कि अगर हम ऐसा उनका, यानी ये बात करें मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी कि 90 वर्ष जोड़ दो उनकी तिथियां सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने पर भी अगर हम उनकी सारी डेट को लेकर आते हैं, सारी तिथियों को लेकर आते हैं, तो भैया फिर भी वो मैच नहीं खाती इन चीज़ों से, मतलब सही से सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, अब तक रासो की 4 संस्करण प्राप्त हो चुके हैं। बात की जाए अभी तक कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं, तो 4 हुए हैं। पहले में लगभग 16,306 छंद। मेरी बात को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। अब तक कितने 4 संस्करण हुए, पहले में कितने छंद प्राप्त हुए मेरे प्यारे साथियों, तो 16,306 छंद हमें क्या है देखने को मिलते हैं। दूसरे की बात की जाए मेरे प्यारे साथी तो 7,000, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7,000। और तीसरे में कितने हुए हैं 3,500, मतलब 3,500। और चौथे में कितने मेरे प्यारे साथी 1,300 छंद हमें प्राप्त हुए हैं। यानी इतना ही डाटा अब तक हमें रासो काव्य से प्राप्त हुआ है। मुनि जिन विजय का कहना है, अब एक और विद्वान का नाम आता है जिसका नाम है मुनि जिन विजय, कि रासो का मूल रूप अल्पकाय था। अल्पकाय मतलब शॉर्ट पीरियड, एक तरीके से भैया अल्प का मतलब ही क्या होता है शॉर्ट, थोड़े समय के लिए। और उसकी भाषा भी अपभ्रंश थी। यानी रासो की बात करें तो कौन सी भाषा थी मेरे प्यारे साथी, तो अपभ्रंश भाषा थी। पुरातन प्रबंध संग्रह में 4 छंद भी मिले हैं जो रासो के लघुत्तम प्रतियों में भी है। ठीक है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक एक को जानेंगे, ये 4 संस्करण क्या थे, ये 4 छंद क्या थे। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो पर आरोपित शंकाओं का खंडन करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। अब हम जानेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। चलिए भैया पहले पॉइंट पर आते हैं कि मूल रासो जाली ग्रंथ नहीं था। यानी इन्होंने तो पहले भी कह दिया भैया कि मूल जो रासो है, यानी रासो का मतलब क्या, पृथ्वीराज के ऊपर जो लिखा हमें मिला है, पृथ्वीराज रासो के ऊपर जो लिखा हुआ मिला है, उसे मूल रासो जाली ग्रंथ नहीं है। जाली का मतलब समझते हो, एक तरीके से कहता भैया जो है ना वो सच है, नकली नहीं है एक तरीके से। उसकी रचना संभवतः 1600 के आसपास नहीं हुई थी। इनका कहना है कि इनकी जो रचना बताई जा रही है वो 1600 के आसपास नहीं हुई। रासो की लघुत्तम प्रीतियों के आधार पर घटना वेश में, काल वेश में और भाषा समझो अव्यवस्था का भी समाधान हो सकता है। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा का विचार है कि रासो एक लघुत्तम संस्करण भी है जो कि अप्राय है। भैया ये सच्चाई नहीं है एक तरीके से। ये कहता जो हमें प्राप्त हुआ है 1600 के आसपास में जो हमें मिला है ये भी नहीं सही है। ठीक है, फिर आता है ये चतुर्थ संस्करण में राजपूत कुलों की आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है। यानी ये दशरथ शर्मा यहाँ क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बताने को, क्या साबित करना चाह रहा है, ये पता चल रहा है क्या? ये इसकी कमियां बता रहा है कि जो तूने सिद्ध किया ना भैया, तुम्हारे कवियों ने हमें निकाल कर ये डाटा दिया है वो डाटा है ही नहीं। यानी रासो की एक बुक मिलेगी हमें, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो ये डाटा जब हम मैच करते हैं तो भैया कहता है ये डाटा मैच नहीं करता, और यहाँ पर ये कमियां निकाल रहा है एक तरीके से। इसकी कमियां निकाल कर हमें बता रहा है कि भैया वहां पर जो तुमने ये दिया है ना वो यहाँ नहीं है। ठीक है, ये देखो कि चतुर्थ संस्करण में राजपूत कुलों की आबू के अग्निकुंड आना था, यहाँ अग्निकुंड है, कोई बात नहीं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख नहीं है। इसमें यही लिखा है कि ब्रह्मा के यज्ञ से वीर चौहान मानिक राव उत्पन्न हुआ था। कि ये कहता है कि इसमें भैया ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, आबू की अग्निकुंड की बात की जाए, अग्निकुंड की बात की जाए तो ये तो लिखा ही हुआ नहीं है उसके अंदर। उसमें तो ये आधा ही लिखा है, आधा तो लिखा ही नहीं है, तुम लोगों ने अपनी तरफ से लिख रखा है अभी। ठीक है, फिर क्या कहता है देखो, ओजो जी भी क्या कहना चाहते हैं, देखो ओजो के अनुसार कि रासो की अशुद्ध वंशावली बीकानेर से प्राप्त लघुत्तम प्रति में नहीं है। फिर भी पृथ्वीराज विजय की वशांदली से इसके कुछ नाम मेल नहीं खाते। यानी ये भी इसमें कमियां निकाल रहा भैया कि यहाँ पर ये चीज तुम लोगों ने देर की है, ये यहाँ पर नहीं है। फिर देखो अनंगपाल और पृथ्वीराज के संबंध की अशुद्धि तो इस प्रति में है, इस प्रति में भी है। देखो ये कहता है एक अनंगपाल नाम का एक व्यक्ति था और एक पृथ्वीराज था, इनके बीच में जो संबंध था इसकी अशुद्धि भी इसके अंदर मेल खाती है भैया कि उनमें अशुद्धि थी, ये चीजें तो है इसमें। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है, लघुत्तम प्रति से संयोगिता स्वयंवर के, संयोगिता एक लड़की का नाम था भैया,
ठीक है, इनों के स्वयंवर की बात तो चल रही है। लघुत्तम प्रति से संयोगिता स्वयंवर की वर्णन से स्थान पर इंशिवनी के विवाह का वर्णन है। संयोगिता के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक बहुत पुरानी कहानी है मेरे प्यारे साथी, ये इतिहास की और बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, सुनने में भी मजा आएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं बताना चाहूँगा आपको क्योंकि ये हिंदी की क्लास चल रही है, इतिहास की नहीं चल रही, क्योंकि ये एक प्रेम कहानी है, फिर आपका ध्यान कहीं और जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहूँगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं भैया। प्रीथा का विवाह, शहाबुद्दीन समर सिंह युद्ध, भीम सोमेश्वर और पृथ्वीराज सोमेश्वर युद्ध आदि का इस प्रति में कहीं उल्लेख नहीं है। भैया इन कवियों का भी आपके पृथ्वीराज रासों में क्या है, उल्लेख नहीं मिलता है। ये जिन जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिए हैं, यहाँ पृथ्वीराज और पदावली के विवाह का प्रसंग भी नहीं है। पदावली समझते हो, पद्मावती, सॉरी पदावली नहीं है ये, पद्मावती। पद्मावती को आप जानते हो, कहते बहुत सुंदर थी भैया, ठीक है, लोगों को पानी में तस्वीर दिखाई, लोग लेकर निकल गए थे। इन कारणों को देखते हुए कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणिक रचना है, ठीक है। यानी इनमें क्या है कि बहुत से तमाम कवियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, हमने अलग अलग नाम देखे हैं, ठीक है। दशरथ शर्मा के बारे में जाना, मोहनलाल वंशीलाल के बारे में जाना, इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं कि भैया इन रासों के अंदर ये चीज़ें की क्या है, कमियां हैं, तो ये रचना क्या है, एक तरीके से प्रमाणिक है। काफ़ी चीज़ें इनमें क्या है लिखी नहीं गई है जो उनके जीवन में हमने और कहीं से देखी है, जो थी एक्चुअल में वो चीज़ें भी नहीं हैं। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आसान चीज़ें अक्सर टफ नहीं हुआ करती, ये आप भी समझते हो। मुश्किल वही होता है जो मुश्किल होता है समझ रहे हो ना। चलिए भैया, चंद्रवरदाई का शिक्षापत्र परिचय देना अपने ने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब जितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो उम्मीद करूँगा इस साल आपके एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ रहे हो। और तमाम साथी यही चाहते हैं कि गुरुजी हमें तो ले दे के 33 नंबर मिल जाए, बस हमें फर्स्ट डिवीजन से कुछ नहीं लेना देना, बस पास हो जाए, इतना ही काफ़ी है ना। तो भैया अगर आप प्यार से सारे सेशन को देखोगे ना तो हिंदी का पूरा सेशन आपको करवाया जा चुका है। अगर आपने इतनी वीडियो भी देखकर आप अगर फेल हो जाते हो ना तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना भैया, गारंटी देता हूँ आपके यहाँ से एक पास होने वाला मैटर नहीं कह रहा, इससे भी बहुत आगे तक का आपको मैटर दे दिया गया है। अगर आप इतनी वीडियो भी सक्सेसफुली देख लेते हो तो आपको कोई भी फेल नहीं करेगा, ये मेरी 100% आपसे दावा है, गारंटी है। चलिए चंद्रवरदाई का शिक्षापत्र परिचय के ऊपर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथी कि चंद्रवरदाई शिक्षापत्र परिचय का मतलब ही क्या भैया, इसकी बायोग्राफी को जानना कि चंद्रवरदाई को प्रमुख साहित्यकारों ने पृथ्वीराज रासो का रचयिता स्वीकार किया है। यानी एक तरीके से माना जाता है कि चंद्रवरदाई क्या थे, पृथ्वीराज रासो के कवि थे और इन्होंने ही क्या किया था, पृथ्वीराज रासो के बारे में भैया ले देकर जो ज्ञान था वो लिखा था, समझ रहे हो इस बात को। विद्वानों के अनुसार चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि एवं मित्र था। कहने का मतलब ये इसका क्या था भैया, पृथ्वीराज चौहान का क्या था, दरबारी कवि था और इसी का क्या था भैया, दोस्त था, ठीक है, कवि भी था और दोस्त भी था। पृथ्वीराज चौहान की बात समझ रहे हो, ये पृथ्वीराज चौहान आपका वही है जो मोहम्मद गोरी के साथ भिड़ा था भैया, मोहम्मद गोरी के साथ, पता है ना, मोहम्मद गोरी, पानीपत के युद्ध हुए थे, नहीं सॉरी पृथ्वीराज चौहान का पानीपत के साथ युद्ध नहीं हुआ था, तराइन के युद्ध हुए थे 1191 1192। इतिहास बहुत प्यार से पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा आता है, मैंने रट्टा बहुत मारा था, 9वीं 10वीं की बात है, ठीक है। तो हम इतिहास बड़े ही दिलचस्प तरीके से पढ़ेंगे कहानियों से, लेकिन अभी हिंदी की क्लास चल रही है तो मैं भी जितना ले देकर मेरे पास ज्ञान है वही बांट रहा हूँ। यानी ये पृथ्वीराज चौहान आपका वही है जो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के युद्ध में भिड़ता है भैया 1191 1192 के अंदर, ठीक है। तो ये वहां पर क्या क्या दरबारी कवि था। चंद्रवरदाई की जन्म तिथि के विषय में अनेक मत प्रचलित है। भैया इतिहास की एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, मैंने जितना भी पढ़ा है ना, कहते हैं भैया तुलसीदास के बारे में मतभेद, मतलब समझ सकते हो भैया कि सारे कहते हैं ये इस जन्म में इसी में जन्मा, ये इसमें जन्मा। भैया तुम ले देकर शताब्दी बता दो ना कि ये 19वीं शताब्दी में जन्मा था, 18वीं में, क्यों भैया एग्जैक्ट डेट बतानी जरूरी है क्या? तुम लोग उसके बता रहे हो, मेरे को मेरे जन्मदिन याद नहीं है भैया कब हुआ था, मेरे वाले में मतभेद है। कल को मेरे बारे में बायोग्राफी लिखेगा वो पागल हो जाएगा, कहीं इसके तो आधार कार्ड ही बहुत है,
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1192 ईस्वी में बताई जाती है। क्यों बताई जाती है भैया? 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था? समझ गए क्या कर दिया था? यानी इसीलिए इसको 1192 में इनकी मृत्यु बताई जाती है। वे विवाहित थे। अब विवाहित वाली कहानी कहां से आ गई भैया? ये तो भैया पता नहीं पति पत्नी का खेल चला दिया, क्वेश्चन कहाँ चल रहा था। वे विवाहित थे और जलहन नाम के उनके एक पुत्र का वर्णन भी मिलता है। बायोग्राफी पढ़ रहे हैं भैया, ट्रेलर देख रहे हैं एक तरीके से, पूरी पिक्चर तो नहीं देख रहे। कहने का मतलब इनमें पारिवारिक चीजें भी देखने को मिलेगी हमें कि इनके क्या थे भैया, बच्चे भी थे, पुत्र भी था, पुत्र का नाम भी दे दिया, अब थोड़ी देर में उसकी पत्नी का नाम भी दे देंगे। माँ बाप तो भैया बताए नहीं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में आए अनेक शब्दों से पता चलता है कि वे भट्ट जाति के थे। यानी अब उनकी क्या आ गई? जाति है। जाति क्या थी भैया? उनकी भट्ट जाति के थे। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका असली नाम चंद था। कि उनका असली नाम क्या है? कुछ विद्वान मानते थे भैया, बहुत से साइंटिस्ट मिलेंगे, सब अपने अपने विचार रखते हैं। वो कहते हैं भैया इनका नाम क्या था? चंद था। यानी आज के नाम में भी आप देखते हो घर में अलग ही नाम होते हैं। मम्मी अपने लाडू माडू कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। ऐसे इसको क्या है, प्यार से चंद कह दिया जाता था। इसका रियल नाम तो क्या था? पृथ्वीराज ही था। वरदाई उनकी, चंद वरदाई उनकी उपाधि थी। ठीक है, चंद्र वरदाई यानी वरदाई तो उन्हें क्या मिली थी भैया? उपाधि में मिला था। और असली नाम क्या था? चंद था। दोनों को मिलाकर चंद्र वरदाई बन गया था। ठीक है, चंद्रवरदाई केवल कवि ही नहीं अपितु युद्ध कला में भी प्रवीण थे। कहने का मतलब है कि चंद्रवरदाई जो थे ना भैया, वो एक कवि नहीं थे। वो पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो उनके एक कवि नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? युद्ध में भी बहुत बड़े वीर थे, युद्ध में भी प्रवीण थे। वे तलवार और लेखन दोनों में क्या थे? धनी थे। धनी मतलब समझते हो ना, अमीर थे एक तरीके से, मतलब उनको ज्ञान था, तलवार का भी ज्ञान था। यानी जितनी कलम हाथों से चलाते थे उतनी हाथों से तलवार चलाना भी खूब जानते थे। वे निडरता से क्या करते थे? मानो संजीव मूर्ति थे। निडरता का मतलब होता है बिना डर के, समझ रहे हो ना, कि उनमें कोई डर नहीं दिखता था। युद्ध के मैदान में जैसे वो घर में बैठे कलम से बिना डरे लिखते थे, युद्ध के मैदान में तलवार से भी ऐसे ही काम किया करते थे। जयचंद और मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करना उन्हें साहसपूर्ण कार्य था। यानी ये क्या हुआ था कि जयचंद और मोहम्मद गौरी, जब क्या हुआ एक बार मान लो जयचंद, ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गौरी ये दूसरे हैं भैया जिनके साथ में क्या हुआ? तराइन का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं? इसको उठाकर ले जाते हैं। किसको उठाकर ले जाते हैं भैया? हम किसके? चंद्रवरदाई को ले जाते हैं। तो वहां भी ये क्या करता है? उन राजाओं के सामने भी भैया क्या करता है? अपने पृथ्वीराज चौहान की क्या कर देता है? प्रशंसा कर देता है। सोच के देखो, तुम दूसरे के घर में हो, ऊपर आपके डांग लेकर खड़े हैं, तुम अपने ही उस्ताद की क्या कर रहे हो कि बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो। साहस था भैया, निडर था बंदा, कर दी, कहता भैया हमारा तो पृथ्वीराज चौहान ही है, तुम लोग कौन हो? मारना मार दो। समझ गए इस बात को? वे कभी भी किसी के अप्रभाव से आकर अन्य प्रशंसा नहीं करते थे। यानी अब देखो, अपने हम बदल जाते हैं भैया, मैं तो बदल जाऊंगा भैया, सीधी सी बात है। यानी मैं क्या, तुम भी बदल जाओगे। जब ऊपर डंडा दिखता है ना सर पर, सारे बदल जाते हैं। लेकिन ये निडर था, ये डरा नहीं। यानी उनके पास कैद होने के बाद भी अपने ही जिसे अपना राजा मानता था उसी की प्रशंसा कर रहा था। समझ रहे हो इस बात को? ये कहता है कि प्रभाव में आकर अन्य प्रशंसा नहीं करता था। यानी अब जयचंद और मोहम्मद गौरी के पास चला गया तो ऐसा नहीं है कि भैया पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देगा और उनकी प्रशंसा करने लग जाएगा, नहीं। इतना ही नहीं, संयोगिता के प्रेम में डूब जाने की बात को भी पृथ्वीराज को कह डाला था। अब संयोगिता भैया ये बात थी जयचंद की, जयचंद वाली अच्छे से मैंने कहा है। ये जयचंद और संयोगिता की बहुत जबरदस्त कहानी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये इतिहास की क्लास में ही बताऊंगा कि इनकी क्या स्टोरी थी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो जयचंद और यानी संयोगिता की जो सच्चाई थी, संयोगिता के भैया प्रेम में डूब गए थे। ये मैंने प्रेम कहानी आपको बताई थी कि ये प्रेम कहानी है एक तरीके से, तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान को बता दिया था। ठीक है, बंदवरदाई, चंद्रवरदाई की एकमात्र रचना पृथ्वीराज रासो ही उपलब्ध है, भले ही रासो साहित्य में दर्जनों रचनाएं उपलब्ध हैं। कहने का मतलब है चंद्रवरदाई की बात की जाए तो उन्होंने अपने लाइफ में एक ही रचना दी थी, और वो किसके ऊपर दी थी भैया? अपने पृथ्वीराज रासो के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान पे दी थी। किंतु पृथ्वीराज रासो का स्थान सर्वोपरि है। इस रचना से पृथ्वीराज चौहान की जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है।
पृथ्वीराज रासो के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें प्रकृति वर्णन, वस्तु वर्णन, नक्सिक वर्णन, नगर वर्णन और विस्तृत एवं काव्यात्मक उल्लेख हुआ है। चंद्रवरदाई को आज भी वीर रस और सौंदर्य वर्णन का बेजोड़ कवि माना जाता है। यानी इनके पास इतना टैलेंट था, ये इस वीर रस का और इनका क्या है बहुत खूबी से प्रयोग करते थे। यह संपूर्ण ग्रंथ राजस्थानी भाषा में रचित था। इसमें अतिशोक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया। अतिशोक्ति क्या चीज होती है भैया? ये अलंकार का नाम है, ठीक है ना, श्लेष्मा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। तो भैया इन्होंने इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। किसने? तो चंद्रवरदाई। यानी ये था चंद्रवरदाई का भैया शक्तिपथ परिचय। और अगर आप इतिहास में देखोगे तो चंद्रवरदाई के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत बड़ी जीवनी मिल जाएगी मेरे प्यारे साथी। लेकिन हम तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 नंबर के लिए कर रहे थे, तो हमने मेन बातें ही इनके ऊपर की है। अगर आप ज्यादा कुछ जानना चाहते हो तो भैया इतिहास की क्लास में चले आना, जब मैं करवाऊं, पता नहीं कब करवाऊंगा, लेकिन जब करवाऊं तब चले आना। अभी यहाँ पर इतना ही सीखो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की कि रासो काव्य परंपरा पर क्या करना भैया? संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपने। रासो काव्य के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपने देनी है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, KUK यूनिवर्सिटी ने भी पूछा, IGU यूनिवर्सिटी ने पूछा है, CDLU यूनिवर्सिटी ने पूछा, और अब की बार आपकी यूनिवर्सिटी भी पूछेगी। 100% तो नहीं कहता, लेकिन गारंटी से भी कह देता हूं कि आएगा जरूर। चलिए आंसर देखते हैं। कहता रासो साहित्य के अंतर्गत जिन रचनाओं की गणना की जाती है वे सब उपलब्ध है तथा उनके रचयिताओं के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है। मतलब उनके बारे में ज्ञात का मतलब जानकारी है, लेकिन पाठ काल और तिथियां आदि की दृष्टि से ये रचनाएं आज भी विवादपूर्ण है भैया। यानी जितनी स्टोरी है वो तो सारी सही है, यानी उनकी स्टोरी की बात की जाए, उनके नाम से प्रति जाने तो वो सारी सच्चाई है मेरे प्यारे साथी। लेकिन अगर उनकी तिथियां ली जाए, उनकी डेट ली जाए, तो आज भी क्या है भैया? विवाद बना हुआ है। क्योंकि सब जगह एक ही चीज मिलती है, भी मतभेद है अलग अलग विद्वानों का कि वो इस टाइम ये हुआ, इस टाइम ये हुआ। यानी उनकी डेट जो हमें मिलती है ना, वो फिक्स नहीं है, वो सच नहीं है। बाकी कहानी सारी ठीक है, ये चीजें कहना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस साहित्य को संदिग्ध साहित्य कहना उचित होगा। यदि रासों के अंतर्गत रास और रासक ग्रंथों को भी मिला लें तब यह काफी पुरानी और व्यापक काव्य परंपरा सिद्ध होती है। यानी अगर इसके अंदर रास और रासक को मिला दिया जाए तो ये बहुत पुरानी कहानी सिद्ध होगी, ये बात कहना चाहते हैं। तथा इनका काव्य रूप प्रबंधात्मक है। इन काव्यों के 2 वर्ग मिलता है। हम पहले वर्ग पर चर्चा करेंगे। पहला वर्ग उन रास्य काव्यों का है जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवन की घटनाओं से संबंधित है। यानी पहला किसके ऊपर बात की जा रही है मेरे प्यारे साथी? तो पहला वर्ग कौन सा है? उन रास काव्यों का है जो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने भैया इतिहास में कुछ अच्छे अच्छे काम किए होंगे। ऐसे तो बहुत आए, बहुत चले गए, ठीक है ना, लेकिन याद उसी को रखा जाता है जिसने जीवन में कुछ किया होगा। तो आपका इतिहास बनाना है ना, तो भैया कुछ करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा वर्ग किससे था? कि उन काव्यों का है जो लोक प्रचलित कथाओं पर है। दूसरा किस पे है भैया? लोक प्रचलित कथाओं पे है। यहां तक कि आगे हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी कि जहां तक हिंदी के मुख्य राष्ट्रीय ग्रंथों का प्रश्न है, ये काव्य ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित्र से संबंधित है। अगर आपने बढ़ा चढ़ा के लिखना तो भैया 2-4 कहानी ले देकर जो पढ़ी है ना हमने, पृथ्वीराज चौहान, एग्जाम्पल में जोड़ जोड़ के बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है ना। खाली मत छोड़ाना इतना कुछ जानने के बाद में, समझ रहे हो मेरी बात को। परंतु इनकी ऐतिहासिक संदेहात्मक है क्योंकि इनमें ऐतिहासिक घटनाओं को मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया। मनमाने ढंग से मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था भैया, कल्पना बहुत ज्यादा डाली गई थी, समझ रहे हो। कल्पना मनमाने मतलब जो अपने मन में आई भैया वैसे ही डाल दिया गया बढ़ा चढ़ाकर, इसलिए ये थोड़ा सिद्ध सही नहीं हो पाया। वस्तुतः हमारे देश में प्राचीन ऐतिहासिक व्यक्तियों के इतिहास को सुरक्षित रखने की ओर कवियों का विशेष ध्यान नहीं गया। यानी उन्होंने जब लिखते टाइम ये ध्यान नहीं रखा कि हमें भविष्य में भी क्या है इसको बनाए रखना है। उन्होंने क्या किया, आगे आया वैसे ही छापे चले गए भैया। जैसे आप अब क्वेश्चन करके आओगे ना, अगर पूछा तो 4 लाइनों का, आप क्या करते हो भैया सीट भरने पर लग जाते हो, फटाफट फटाफट आ गया था भाई, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचते कि भैया चेक करने वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, फिर वो आपको 0 देख के भेज देते हो, फिर कहते हो यार सीट तो 22 भर के आया था पर पता नहीं नंबर कम कैसे आ गए। भैया जो पूछा वही देना है, समझ रहे हो ना। यही बात ये कह रहे हैं कि जब लिख रहे थे उस टाइम इन्होंने सोचा नहीं, उस टाइम इन्होंने सोचा नहीं कि फ्यूचर में हमें इसको बचाए रखना है, इसको बनाए रखना है। आज इन्होंने क्या किया, बस आज छापे चले गए, छापे चले गए। तुम्हारी तरह होगा, तुम भी ऐसा कर कर आओगे, वहां छाप दोगे, ये नहीं सोचोगे भैया फ्यूचर में टीचर ने इसको चेक भी करना है। ज्यादा
चड़बड़ाहट लिखोगे फिर फड़फड़ाहट ही मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात को। आगे चलो भैया, कहता है प्राचीन कवियों ने इनको सुरक्षित रखने के बारे में नहीं सोचा कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण हो गया। इतिहास तो मतलब बात है, इतिहास पर लिख रहे हैं तो इतिहास तो मिलेगा, लेकिन अपनी कल्पना को डाल दिया उसके अंदर और दोनों का क्या मिल गया, मिश्रण हो गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संदर्भ में कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं के विचित्र मिश्रण से इनका ऐतिहासिक रूप एकदम गौण हो गया है। भैया दोनों चीजें मिलावट होने के कारण से दोनों चीजें मिश्रित दिखने लग गई है, पता नहीं चलता क्या सच्चाई है और क्या मिलावट है, ठीक है ना। ना ही तो पूरा सच है ना ही पूरा झूठ है, मतलब मजेदार कहानी ऐसी बनाकर छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए रासो काव्य परंपरा विशुद्ध ऐतिहासिक काव्य परंपरा नहीं है, ठीक है। रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता के बारे में भी अब निर्णय हो चुका है कि इसमें अब लेश मात्र ही संदेह नहीं रहा है कि अपने वर्तमान रूप में ये रचनाएं मौलिक नहीं हैं। यानी आज की दृष्टि से देखें तो ये रचनाएं मौलिक नहीं, इनमें काफ़ी प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए गए हैं। यानी अब इनमें क्या भैया इंप्रूवमेंट है, जैसे संविधान में नहीं होता भैया कि संशोधन कर करके हम इसे सही करते हैं, वैसे इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। मूल कवियों के उत्तराधिकारियों ने मूल रचनाओं में काफ़ी परिवर्तन और परिवर्धन किया है, जिससे इन ग्रंथों की प्रामाणिकता समाप्त हो गई है। प्राप्त रचनाओं की भाषा का रूप भी काफ़ी बदल गया है। मूल रासो ग्रंथों में परवर्ती कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की घटनाएं जोड़ी जाती है, जाती रहेगी, ठीक है। यह क्रम काफ़ी देर तक चलता रहा, इससे ग्रंथों की मौलिकता दब गई। पृथ्वीराज रासो इसी तथ्य को प्रमाणित करता है, जिससे आज 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं। अतः इसमें किसी को भी क्या है, इसके अंदर संदेह नहीं होना चाहिए कि रास्य काव्य परंपरा काफ़ी प्राचीन है भैया, बहुत पुरानी है। किसी न किसी रूप में खुमान रासो, पृथ्वी रासो आदि वीर गाथात्मक ग्रंथ हिंदी आरंभिक युग में अवश्य लिखे गए थे। भैया ये क्या थे, पीछे अगर इनकी बात की जाए तो ये सही से लिखे गए थे उस टाइम की दृष्टि से देखें तो। चलिए आगे हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के ऊपर, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही जानेंगे। एक ही क्लास में मैं आप सबको सारी चीज़ें, सारा ज्ञान नहीं बांटना चाहता, क्योंकि कल को कहोगे गुरुजी इतनी बड़ी वीडियो काहे को बना दी, हम बोर हो गए, ठीक है। यानी छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो एक अलग क्लास, अलग शॉर्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूँगा क्लास बेहतर लगी होगी, क्लास में मज़ा आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, और पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप चाहते हो इसके पीडीएफ लेना, नोट्स लेना, तो भैया मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 7206608286। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी एग्जाम की पीडीएफ नोट्स जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, यानी ले देकर जितने मैंने बना रखे हैं वो आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे। 2023 के अंदर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था कि हम इन पीडीएफ नोट्स को क्या कर रहे थे, फ्री प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में क्या है, 2024 के अंदर हमारी वेबसाइट बनकर आने वाली है, यानी मे भी 2-4 दिनों में वेबसाइट बन जाएगी। तब तक अगर आप पहले लेते हो इसके थ्रू तो आपको फ्री पीडीएफ दी जाएगी। उसके बाद में भैया उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो आपको पे आउट करना होगा, और उसके बाद में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।